हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेंजी लर्निंग विद निकिता। आज मैं लेकर आई हूँ एमएमपीसी 1 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा रिपीटेड और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। वैसे एमएमपीसी 1 के और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस मैंने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, तो एक बार आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है प्लानिंग, जो मैनेजमेंट का फर्स्ट और फाउंडेशन फंक्शन होता है। प्लानिंग बेसिकली एक रोड मैप की तरह होती है। जैसे हम कहीं ट्रैवल करने जाते हैं तो पहले डिसाइड करते हैं कि कौन सा रूट लेना है, कितना टाइम लगेगा, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें चाहिए होंगी। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन भी फ्यूचर के लिए अपने गोल्स और एक्शंस डिसाइड करती है, इसी को प्लानिंग बोलते हैं। ओके, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लानिंग। बेसिकली 3 तरह की प्लानिंग होती है: स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, टेक्टिकल प्लानिंग एंड ऑपरेशनल प्लानिंग। सो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या होती है? ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन अपना ओवरऑल डायरेक्शन सेट करती है, जैसे एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन या न्यू मार्केट एंट्री। सो ये मोस्टली टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करता है। ओके, सो दिस इज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। उसके बाद आती है टेक्टिकल प्लानिंग। इट मीन्स स्ट्रैटेजिक प्लान को सपोर्ट करने के लिए कुछ मीडियम टर्म प्लान्स बनाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं टेक्टिकल प्लानिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी एक्सपेंशन प्लान कर रही है तो टेक्टिकल प्लान हो सकता है नेक्स्ट ईयर में 50 न्यू एम्प्लॉयज को हायर करना है। सो दिस इज टेक्टिकल प्लानिंग। ओके, उसके बाद आती है ऑपरेशनल प्लानिंग। मीन्स डे टू डे एक्टिविटीज कैसे चलेगी, किस टीम को क्या काम मिलेगा। सो शॉर्ट टर्म और एक्शनेबल प्लानिंग इसी कैटेगरी में आती है, इसको बोलते हैं हम ऑपरेशनल प्लानिंग। ओके, सो इन शॉर्ट, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मीन्स लॉन्ग टर्म डायरेक्शन डिसाइड करना, एंड टेक्टिकल प्लानिंग मीन्स मीडियम टर्म प्लान्स बनाना उन स्ट्रेटजीज को सपोर्ट करने के लिए, एंड ऑपरेशनल प्लानिंग मीन्स डे टू डे ऑपरेशंस को हैंडल करना। ओके, उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि प्लानिंग डायरेक्शन प्रोवाइड करती है एक ऑर्गेनाइजेशन को, सबको क्लियर होता है कि कंपनी क्या अचीव करना चाह रही है, राइट। उसके अलावा प्लानिंग से रिस्क एंड अनसर्टेनिटी कम होती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर का एनालिसिस पहले ही कर लेता है। देन रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होते। प्लानिंग से टाइम, मनी, मैन पावर का एफिशिएंट यूज होता है, राइट। उसके बाद है प्लानिंग से कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है, डिपार्टमेंट्स एक डायरेक्शन में इजीली काम कर पाते हैं। उसके बाद कंट्रोल इजी होता है, प्लानिंग से गोल्स और स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी सेट होते हैं, सो इससे कंट्रोल भी इजी हो जाता है, राइट। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। सो हम नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। देखो, प्लानिंग में हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, एंड ऑर्गेनाइजिंग में हम ये डिसाइड करते हैं कि कैसे करना है। सो इन सिंपल वर्ड्स, ऑर्गेनाइजिंग मीन्स काम को लॉजिकल ग्रुप्स में डिवाइड करना, रोल्स असाइन करना और एक रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर बनाना। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस समझने के लिए आप इमेजिन करें कि अगर आप एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो किसी को डेकोरेशन का काम दिया जाएगा, किसी को रजिस्ट्रेशन का, किसी को स्नैक्स अरेंज करने का। सो सबको अलग अलग रोल देते हो, राइट। सो अगर रोल्स क्लियर ही नहीं होंगे तो कन्फ्यूजन होगा और इवेंट फेल हो सकता है। सो ऑर्गेनाइजेशन में भी एग्जैक्टली यही होता है। सो सबसे पहले एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई किया जाता है, देन उन एक्टिविटीज को ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, ड्यूटीज असाइन की जाती है, अथॉरिटी डिसाइड की जाती है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा ये क्लियर किया जाता है। सो ऑर्गेनाइजिंग से क्लैरिटी आती है, कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है और वर्कफ्लो स्मूथ हो जाता है। ओके, अब नेक्स्ट है स्टाफिंग। अब बारी आती है स्टाफिंग की, जिसे हम ऑर्गेनाइजेशन का एचआर फंक्शन भी बोल सकते हैं। सो चाहे प्लानिंग परफेक्ट हो, ऑर्गेनाइजिंग बेस्ट हो, बट अगर राइट लोग ही नहीं होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव नहीं कर पाएगी, राइट। सो इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग क्या है? राइट पर्सन को राइट जॉब पे अपॉइंट करना, इससे प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। देन बेटर परफॉर्मेंस, अगर एम्प्लॉयज ट्रेंड होंगे तो इससे क्वालिटी ऑफ वर्क भी बेटर होगा। देन एम्प्लॉय डेवलपमेंट, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से एम्प्लॉय का मोटिवेशन भी इंक्रीज होता है। देन लो टर्नओवर, लोग ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा टाइम तक रहते हैं, एंड ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को भी इजीली अचीव कर पाएगी। सो इन सिंपल टर्म्स, अगर ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रांग होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन भी स्ट्रांग होगी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट स्टाफिंग। अब आते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे, डायरेक्टिंग। देखो, डायरेक्टिंग का मतलब होता है लोगों को या एम्प्लॉयज को गाइड करना, उन्हें मोटिवेट करना और उनके बिहेवियर को ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स की तरफ चैनलाइज करना। ओके,
डायरेक्टिंग एक एक्शन ओरिएंटेड स्टेज होती है क्योंकि यहाँ पीपल एक्चुअली काम करना स्टार्ट करते हैं, राइट। सो डायरेक्टिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। डायरेक्टिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, मीन्स जब तक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है डायरेक्टिंग चलती ही रहेगी। देन इट इज परवेसिव, मीन्स हर लेवल का मैनेजर डायरेक्टिंग तो करता ही है, टॉप से लोअर मैनेजमेंट तक। ओके। देन डायरेक्टिंग में ह्यूमन एलिमेंट प्रेजेंट होता है, मीन्स मोटिवेट करना, कम्युनिकेट करना, लीडरशिप प्रोवाइड करना, सो सब ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड करता है। देन डायरेक्टिंग एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, मीन्स सब डायरेक्टिंग एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए ही होती है, राइट। देन डायरेक्टिंग एक्शन ओरिएंटेड होती है, मीन्स प्लान्स को एक्शन में कन्वर्ट करना, इसी को हम डायरेक्टिंग बोलते हैं। सो डायरेक्टिंग बेसिकली इंश्योर करता है कि लोग एक्चुअली अच्छा परफॉर्म करें, राइट। देखो डायरेक्टिंग में दो और कॉन्सेप्ट्स हैं, मोटिवेशन एंड लीडरशिप। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है, आप चैनल पर जाके चेक कर सकते हो, मैं लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। दो वीडियोस है, मोटिवेशन थ्योरीज एंड लीडरशिप थ्योरीज पर। ओके, यानी दोनों ही एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हुए हैं, सो ये एग्जाम से पहले जरूर देख लेना। चलिए अब देखते हैं सबसे लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है? कंट्रोलिंग ये इंश्योर करता है कि जो प्लान बनाया गया है एक्चुअल में काम वैसे ही हो रहा है या नहीं। सो ये बेसिकली एक मॉनिटरिंग सिस्टम की तरह होता है, राइट। अब इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग क्या होती है? कंट्रोलिंग से हम परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, मीन्स एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को कंपेयर करके हम परफॉर्मेंस इवेलुएट कर सकते हैं। डेविएशंस का पता चल सकता है कंट्रोलिंग से, सो इससे हम टाइम पे करेक्टिव एक्शन प्लान्स भी बना सकते हैं, एंड इससे फ्यूचर प्लानिंग भी इम्प्रूव होती है। उसके अलावा इस कंट्रोलिंग से डिसिप्लिन और एफिशिएंसी भी मेंटेन रहती है। सो ये इंपॉर्टेंस होती है कंट्रोलिंग की। ओके, अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, मीन्स कंट्रोलिंग का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट करना, पहले स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, मीन्स टारगेट क्या है। देन सेकंड, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना। देन थर्ड, एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना विद द स्टैंडर्ड्स, मीन्स हमने जो प्लान्स बनाए हैं क्या वो हमारे गोल्स के साथ अलाइन हुए, क्या हमारे गोल्स अचीव हुए, ये चेक करना। अगर नहीं हुए तो कोई डेविएशंस आए होंगे, सो देन डेविएशंस के रीजंस फाइंड आउट करना। देन उस अकॉर्डिंग करेक्टिव एक्शन प्लान्स लेना। सो ये होता है कंट्रोलिंग प्रोसेस या कंट्रोलिंग के स्टेप्स। ओके, उसके बाद देखते हैं असेंशियल्स ऑफ अ गुड कंट्रोल सिस्टम, मीन्स एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम कैसा होना चाहिए। सबसे पहले है सिंपल होना चाहिए, कंट्रोलिंग सिस्टम बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। देन सेकेंड, इट शुड बी फ्लेक्सिबल, मीन सिचुएशंस चेंज हो तो कंट्रोल सिस्टम भी एडजस्ट हो पाए। देन कंट्रोल सिस्टम इकोनॉमिकल होना चाहिए, ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए इसमें। देन एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, मीन्स अगर करेक्ट डेटा मिलेगा तभी कंट्रोल स्ट्रांग होगा, राइट। देन टाइमली फीडबैक, मीन्स अगर जल्दी पता चल जाए तो हम जल्दी से करेक्टिव एक्शन प्लान ले सकते हैं, उस डेविएशन को रेक्टिफाई कर सकते हैं, राइट। सो एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम ऐसा होना चाहिए। सो कंट्रोलिंग बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन को ट्रैक पर रखता है। ओके, चलिए अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं, डिसीजन मेकिंग। देखो डिसीजन मेकिंग एक डेली का फंक्शन है, मैनेजर्स हर दिन डिसीजन तो लेते ही हैं, चाहे ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल हो या बिग। डिसीजन मेकिंग डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है, राइट। सो अब टाइप्स ऑफ मैनेजरल डिसीजंस देख लेते हैं। बेसिकली 5 तरीके के मैनेजरल डिसीजंस होते हैं, प्रोग्राम्ड, नॉन प्रोग्राम्ड, स्ट्रैटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल। ओके, सो प्रोग्राम्ड डिसीजंस क्या होते हैं? जो रूटीन डिसीजंस होते हैं, मीन्स जैसे डेली स्केड्यूलिंग, ऑर्डरिंग स्टॉक, ये होते हैं प्रोग्राम डिसीजंस, मीन्स डेली रूटीन के डिसीजंस। ओके, उसके बाद आते हैं नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस, मीन्स यूनिक सिचुएशंस में लिए जाते हैं या यूनिक डिसीजंस जो कभी कभी लिए जाते हैं, रोज रोज नहीं, जैसे न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना। ओके, सो ये होते हैं नॉन प्रोग्राम डिसीजंस। उसके बाद आते हैं स्ट्रैटेजिक डिसीजंस, मीन्स लॉन्ग टर्म डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो होते हैं स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। उसके बाद है टेक्टिकल डिसीजंस, मीन्स मिड लेवल डिसीजंस टू सपोर्ट दी स्ट्रैटेजीज। ओके, एंड देन उसके बाद आते हैं ऑपरेशनल डिसीजंस, मीन्स डेली काम से रिलेटेड डिसीजंस। ओके, सो ये कुछ टाइप्स ऑफ मैनेजर डिसीजंस हैं। ओके, अब देख लेते हैं स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग, मीन्स डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस कैसा होता है। सबसे पहला स्टेप है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, मीन्स पहले क्लियरली समझना कि एक्चुअल इशू क्या है। देन सेकंड स्टेप होता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, मीन्स प्रॉब्लम से रिलेटेड सही और रेलिवेंट डेटा कलेक्ट करना। देन ऑल्टरनेटिव्स क्रिएट करना, इशू सॉल्व करने के लिए पॉसिबल ऑप्शंस ढूंढना। देन बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना, मीन सबसे इफेक्टिव और प्रैक्टिकल सोल्यूशन चूज करना। देन उसके बाद डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना,
जो ऑप्शन चूज़ किया है उसको एक्शन में लाना। देन लास्ट स्टेप होता है रिजल्ट्स को रिव्यू करना, मीन्स डिसीजन का आउटकम चेक करना कि क्या वो सही काम कर रहा है या नहीं। सो ये होते हैं स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ओके, उसके बाद है बैरियर्स टू डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में कुछ बैरियर्स भी आ सकते हैं, जैसे लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगर सही डेटा ही ना हो तो इससे डिसीजन पावर ही वीक हो जाती है। देन टाइम प्रेशर, अगर हम जल्दी में डिसीजन ले रहे हैं तो इससे मिस्टेक्स इंक्रीज हो सकती है। देन बायसेस एंड इमोशंस, मीन्स पर्सनल फीलिंग्स जजमेंट को अफेक्ट कर सकती है। देन ओवर कॉन्फिडेंस, अपने डिसीजंस को परफेक्ट मानकर हम ऑल्टरनेटिव्स को इग्नोर कर देते हैं। देन पुअर कम्युनिकेशन, मीन्स टीम में क्लैरिटी ना होने से कंफ्यूजन क्रिएट होती है। देन रेजिस्टेंस टू चेंज, मीन्स लोग नए डिसीजंस को एक्सेप्ट नहीं करते, इससे प्रोसेस स्लो हो जाता है। सो ये कुछ बैरियर्स हो सकते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। ओके, अब है रेमेडीज या फिर हाउ टू ओवरकम दीज बैरियर्स इन डिसीजन मेकिंग। सबसे पहली रेमेडी है डेटा गैदर करना। मीन्स अगर डिसीजन स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उसके लिए हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी, राइट। देन लॉजिकल एनालिसिस करो, इमोशनल डिसीजंस अवॉइड करके फैक्ट्स और लॉजिक पे रिलाई करना। देन ग्रुप डिसीजन मेकिंग, टीम इनपुट लेने से ऑप्शंस और क्लैरिटी दोनों इंप्रूव होती है, राइट। देन ओपन कम्युनिकेशन, सब मेंबर्स को क्लियरली बताना कि डिसीजन क्या और क्यों लिया गया है। देन बायस अवेयरनेस, मीन्स अपने बायसेस को पहचानना और उन्हें कंट्रोल करना। देन टाइमली फीडबैक, मीन्स रिजल्ट्स मॉनिटर करके फीडबैक लेकर डिसीजन को इम्प्रूव करना। सो ये कुछ रेमेडीज है डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करने मतलब डिसीजन मेकिंग के बैरियर्स को इम्प्रूव करने की। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल कंटेंट लाती रहूँ। और हाँ, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, शायद उनके लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल हो। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।